मित्रों, स्वागत है आपका। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। आई एम आल्सो डूइंग वेल एंड गुड। सो आई होप आप लोगों ने डिविडेंड डिसीजन का पार्ट 1 देख लिया हो। नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ रहा होगा, देख लेना। ये उसका पार्ट 2 है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन। ये जो कंसेप्ट नोट्स है कहाँ पे मिलेगा आपको? ये कंसेप्ट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ रही होगी, वहां पर क्लिक करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज बर्ड इन हैंड थ्योरी, जिसको गॉर्डन ने रिवाइज कर दिया। गॉर्डन का पहला मॉडल था, यहाँ पे उसने गॉर्डन ने रिवाइज कर दिया। उसने बोल दिया बर्ड इन हैंड थ्योरी, यानी हाथ में चिड़िया। ठीक है, वाह कितनी अच्छी बात है। हिंदी में बोलेंगे हाथ में चिड़िया। पढ़ लेते हैं। मैरॉन गॉर्डन रिवाइज इज मॉडर्न कंसिडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। गॉर्डन हैज टू आर्गुमेंट। तो उसने क्या कर दिया? रिस्क और अनसर्टेनिटी को लाया। तो गॉर्डन बोलते हैं इन्वेस्टर आर रिस्क अवर्स। जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिस्क एवर्स होते हैं। ठीक है, यानी जितना रिस्क रहेगा उतना रिटर्न मांगेंगे, जितना रिस्क कम होगा उतना रिटर्न कम मांगेंगे। तो लोग रिस्क को देखते हैं, उसके लिए बोलते हैं इन्वेस्टर एज रिस्क अवर्स। इन्वेस्टर्स पुट, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं दे पुट प्रीमियम ऑन सर्टेन रिटर्न एंड डिस्काउंट ऑन अनसर्टेन रिटर्न। तो प्रीमियम ऑन सर्टेन रिटर्न एंड डिस्काउंट ऑन अनसर्टेन रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जो जो चीजें, अगर फॉर एग्जांपल मैं एज एन इन्वेस्टर मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूं और मुझे पता है कि मुझे पैसा मिलेगा ही मिलेगा, तो मैं ज्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार हूं। मुझे पता है मुझे अर्निंग होने वाली है, तो मैं ज्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन अगर मुझे पता है कि नहीं, पैसा मिलने वाला नहीं है, आई हैव अ डाउट ऑन दैट, तो मैं क्या बोलूंगा? डिस्काउंट चाहिए मुझे, कम पैसा देने को मैं तैयार रहूंगा। तो ये बोल रहा है जो भी इन्वेस्टर है, इट पुट प्रीमियम ऑन सर्टेन रिटर्न्स एंड डिस्काउंट ऑन अनसर्टेन रिटर्न्स। उसके बाद देख लेते हैं वैल्यू ऑफ शेयर प्राइस बाय गॉर्डन फॉर्मूला। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आप लोग P0 निकाल पाओगे। कैसे निकलेगा? D0 ब्रैकेट में 1 प्लस जी। याद रखना ये जो जी लिखना है आपको इन डेसिमल्स में लिखना है, और के माइनस जी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया के और जी दोनों ही आपको डेसिमल्स में लिखना है। P0 मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, ये आपको एक्स डिविडेंड लिखनी है। D0 इज इक्वल टू करंट ईयर का डिविडेंड, जी इज इक्वल टू कांस्टेंट एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, एंड के इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, जो आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी आप बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे, कुछ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पढ़ते हैं। नाउ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल ये क्या बोल रहा है पता है? कि फ्यूचर में जो भी डिविडेंड मिलेगा ना उसको आप डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू में ला दो, और फ्यूचर में दो चीजें मिलेगी। देखो इसका चलता कैसा है किस्सा मैं आपको वो बताता हूँ। छोटू सा एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आपने ईयर 0 में इन्वेस्ट किया, ठीक है, और आप एक शेयर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, और उस ईयर 0 में जो आपने इन्वेस्ट किया, आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट कर दिया एक शेयर के अंदर। अब आपको लग रहा है आप 5 इयर्स तक उस शेयर को होल्ड करोगे। तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5, यहाँ पे 2 रुपए का डिविडेंड, फिर 2 रुपए का डिविडेंड, फिर 2 रुपए का डिविडेंड एंड 2 रुपीज का डिविडेंड, ऐसे 5 इयर्स तक मिलेगा। फिर आप 5 इयर्स के बाद उसको ना शेयर्स को सोल्ड कर दोगे। तो यहाँ पे जब आप शेयर को सोल्ड करोगे तो आपको P5 भी निकालना पड़ेगा, दैट इज प्राइस एट द ईयर एंड। जब आप उसको सॉल्व करोगे, बेचोगे, तो फॉर एग्जांपल आपको 110 रुपीज मिल गया। 110 मतलब 110 रुपया मिल गया। तो आप देखोगे ईयर 1 में 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, और ईयर 5 के एंड में 2 भी मिलेगा और 110 रुपया भी मिलेगा। ये जो 1110 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन वैल्यू एट द ईयर एंड 5, या फिर उसका दूसरा नाम होता है टर्मिनल वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग टर्मिनल वैल्यू भी कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में, ये जितने भी डिविडेंड है ना इन सबको डिस्काउंट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं और इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, और जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वही उसका प्राइस हो जाता है। वैसे चलता है आपका डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। इस चीज को और डिटेल में आपके सीए फाइनल के सिलेबस में भी है, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 है। जब आप क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 या 6 वो आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, देख लो। Here price of stock is calculated by discounting all future cash flow by appropriate risk adjustment rate। तो आप लोग क्या करते हो? फ्यूचर के कैश फ्लो को डिस्काउंट करते हो, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हो। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इट इज अ सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो। तो फ्यूचर में जितने भी कैश फ्लो आने वाला है आप उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे और सबको सम कर दोगे, ऐड कर दोगे। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? तो दो चीजों को ऐड करते हो आप, डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू को सम करोगे एंड पीवी ऑफ स्टॉक सेल प्राइस एट द एंड। जब एंड में जब आप उस शेयर्स को बेचोगे उससे जो पैसा आएगा उसका भी प्रेजेंट वैल्यू, यानी दो चीजों का प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा, एक डिविडेंड का, दूसरा स्टॉक, और दोनों को ऐड कर देना। डिविडेंड बहुत सारे ईयर्स के होंगे, ये सिर्फ एक ईयर का ही होगा जो एट द एंड ऑफ स्टॉक ईयर होगा। तो स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे आएगा? डिविडेंड 1 हो गया, डिविडेंड 2 हो गया, डिविडेंड एन जब तक चलेगा वो एन, एंड जो भी रिडम्पशन वैल्यू आएगी ईयर एंड में,
और ये सबको हम लोग डिवाइड बाय, अगर ईयर 1 का है डिविडेंड तो 1 प्लस के टू द पावर 1 प्रेजेंट वैल्यू, 2 का है तो 1 प्लस के टू द पावर 2 प्रेजेंट वैल्यू, 3 का है जब तक चलेगा वो, और ये भी लास्ट ईयर। याद रखना लास्ट ईयर का डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर जो भी आएगा वो दोनों सेम ही आने वाला है, तो आप वो ले लेना। अब यहाँ पे देख लो आरबीएन, अगर ये अब जो रिडेम्पशन वैल्यू वो भी तो निकालना पड़ेगा ना, वो प्राइस कैसे निकालेंगे, तो वो प्राइस निकालने के लिए तो आप उसको आरबीएन बोलो, रिडेम्पशन वैल्यू एट द ईयर एंड, या टर्मिनल वैल्यू बोलो, जिसका दूसरा नाम होता है प्राइस ऑफ शेयर व्हेन ग्रोथ रेट बिकम इनफिनिट। और ये आप कब ये प्राइस कब निकालते हो, जब क्वेश्चन में बोला जाता है कि आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 4 इयर्स आपका जो शेयर है वो जो ग्रोथ हो रही थी वो इनफिनाइट हो गया, कांस्टेंट हो गया, वैसा हो गया, या फिर डेफिनेट हो गया, वैसा कुछ बोलेगा। तो इस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो dn 1 प्लस जी, यानी जिस फॉर एग्जांपल अगर आप P5 निकाल रहे हो तो आप बोलोगे D6 डिवाइड बाय के माइनस जी। अगर आप P6 निकाल रहे हो तो आप बोलोगे D7 यानी 1 साल बाद जाते हो एंड डिवाइड बाय के माइनस जी। यहाँ पे जो आप G लेते हो ये ग्रोथ कांस्टेंट वाली जो ग्रोथ होती है वो वाला लेते हो, G का वैल्यू क्या लेना वो भी मैंने लिखा है। हियर द ग्रोथ रेट इज फॉर द इनफिनाइट पीरियड, इनफिनाइट पीरियड वाला ग्रोथ रेट लोगे या फिर कांस्टेंट वाला ग्रोथ रेट लोगे, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पे के भी आपका चेंज हो, बट बहरहाल के ही चेंज नहीं होता, के से के आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, इट इज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। और ये जो के लिखा हुआ है ना, ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वाला इक्विटी है, ठीक है, कि आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, आप उससे डिस्काउंटिंग करोगे। Now, in the above question, it is assumed that dividend is paid at the end of each year and the stock is also sold at the end of nth year. nth year मतलब जब आप स्टॉक खत्म कर दोगे वैसा। Now, if your question says find out intrinsic value per share and state whether share is underpriced or overpriced, अगर आपका क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट फॉर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और साथ ही साथ वो बोल रहा है क्या शेयर मेरा अंडरप्राइज है या ओवरप्राइज, वो भी बताओ, तो उस केस में आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैंने भी मस्त एकदम अच्छे तरीके से लिख के दिए हुए, वो वाले स्टेप्स देख लो। स्टेप नंबर 1 में फाइंड आउट करना है डिविडेंड एट द ईच ईयर एंड, कि हर ईयर एंड में डिविडेंड कितना है, तो आप निकालोगे D1 फिर D2 फिर D3 फिर D4 ऐसे निकालते रहना, ठीक है। अगर ग्रोथ रेट चेंज हो रहा है तो ग्रोथ रेट को एडजस्ट करते हुए निकालना। फिर स्टेप नंबर 2 में स्टॉक का प्राइस निकालना जब डिविडेंड ग्रोथ रेट इनफिनिट हो गया, कांस्टेंट हो गया, वो वाली प्राइस निकालना। फिर स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट करना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टेप 1 और स्टेप 3 के अमाउंट का, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 अमाउंट, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 अमाउंट बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू, ये वाला सबका आप क्या निकालना, प्रेजेंट वैल्यू निकालना। और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद जैसे आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल दोगे, इन सबको जैसे आप ऐड कर दोगे, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक स्टेप 1 एंड 2 बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ स्टॉक डिविडेंड इंट्रिंसिक वैल्यू, तो वही वाला फॉर्मूला जैसे आप यूज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा सबका टोटली मिलेगा इंट्रिंसिक वैल्यू। अब आपको डिसीजन लेना है, डिसीजन कैसे लेना वो सोचो। आपने जो प्राइस निकाली वो है 1000, ठीक है, और जो प्राइस क्वेश्चन में दिया वो है 800। इसका मतलब क्या है कि ये शेयर अगर आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो 800 रुपए में बिक रही है, ठीक है, बट आपको लग रहा है ये शेयर बिकनी चाहिए 1000 रुपीज में। एज पर यू आपको लग रहा है कि ये शेयर मार्केट में 1000 रुपीज में बिकनी चाहिए, बट मार्केट में कितने में बिक रही है 800, यानी सस्ता है ना, अंडर प्राइस है ना, मार्केट में प्राइस क्या है कम है, जिसको हम लोग बोलते हैं ये अंडर प्राइस है, ठीक है। अच्छा अंडर प्राइस में होता है जब भी कभी भी कोई भी चीज अगर अंडर प्राइस हो तो मैं वो भी लिख देता हूँ, कोई भी चीज अगर अंडर प्राइस हो तो हम लोग उसको बाय कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं बाय कर लेते। कोई भी चीज सस्ता मिलता है तो खरीदते हो ना, डिस्काउंट मिलता है तो मॉल में जाके खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो, डिस्काउंट मिला के चाहिए बिग बिलियन डेज, आ जाओ ले लो ऐसे ही करके, ठीक है। एंड आपने जो प्राइस निकाली वो 2000 है और मार्केट में 2500, यानी मार्केट में उससे ज्यादा में मिले तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जो शेयर की प्राइस है वो ओवर प्राइस्ड है, ठीक है, ज्यादा प्राइस। और अगर कोई भी चीज अगर महंगी है तो हम उसको बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई चीज रखी है और वो मार्केट में महंगे में बिक रही है तो बेच दोगे ना, आपने निकाला प्राइस 2000 लग रही है लेकिन मार्केट वाला बोल रहा है मैं 2500 देने को तैयार हूं, तो बेच दो ना, बेच के प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। उसके बाद देयर आर सर्टेन थिंग्स नोट इन सॉल्विंग क्वेश्चन आल्सो फाइंड डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी निकाल के क्वेश्चन में बता देना कि कितने से प्राइस ओवर है कितने से प्राइस अंडर है, और ये आप क्वेश्चन नंबर 5 करोगे आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था जहां पे ये डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पिक्चर में आ रहा था। अब हम लोग बढ़ते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का अनदर वर्जन है जहां पे ग्रोथ रेट के बारे में बात की। तो 3 तरह के ग्रोथ रेट हो सकते हैं, या तो ग्रोथ रेट है ही नहीं, या तो ग्रोथ रेट है बट कांस्टेंट है कि हर साल 2% से ग्रोथ हो रहा है, हर साल 5% से ग्रोथ हो रहा है, या फिर ग्रोथ रेट है बट वो मल्टीपल है। तो मल्टीपल पे बात पे आते हैं, पहले ये वाला देख लेते हैं। तो देख लो जीरो ग्रोथ मॉडल, ठीक है, जीरो ग्रोथ मॉडल अज्यूम ऑल डिविडेंड आर पेड
अज्यूम ऑल डिविडेंड आर सेम, तो आप यहाँ पे क्या सोचेंगे कि जो भी डिविडेंड आप पे कर रहे हो हर साल डिविडेंड सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप कैसे निकालोगे स्टॉक का इंटरेस्टिंग वैल्यू? P0 इज इक्वल टू एनुअल डिविडेंड लिखना, नीचे लिख देना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, एंड D इज इक्वल टू एनुअल डिविडेंड, K इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, P0 इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस ऑप्शन। इलस्ट्रेशन नंबर 5 सॉल्व करोगे हो जाएगा। अगर आपका कांस्टेंट ग्रोथ रेट है कि डिविडेंड एक रेट से ग्रोथ हो रहा है, तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे मार्केट प्राइस निकालने के लिए, D0 ब्रैकेट में 1 प्लस जी डिवाइड बाय K माइनस जी, ठीक है, और यहाँ पे K और G इज इन डेसिमल में लिखना। P0 मार्केट प्राइस पर शेयर एक्स डिविडेंड लेना है, D0 इज इक्वल टू करंट ईयर का डिविडेंड, G इज इक्वल टू कांस्टेंट एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड कि कितना एनुअली वो ग्रोथ हो रहा है, एंड K इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, या फिर बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब ये वेरिएबल वाला एक बार पढ़ लेते हैं, वेरिएबल में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है और इलस्ट्रेशन नंबर 7 सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। वेरिएबल ग्रोथ रेट और मल्टी स्टेज ग्रोथ मॉडल और 3 स्टेज ग्रोथ मॉडल, इसके 3 नाम होते हैं, वेरिएबल बोल दो, मल्टी बोल दो, या फिर 3 स्टेज बोल दो। हियर अज्यूमिंग डिफरेंट ग्रोथ रेट फॉर डिफरेंट ईयर। अब 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक आएगा कि 2 सिनेरियो ले लो, एक बार आपका ग्रोथ हो रहा है 5% से, एक बार ग्रोथ हो रहा है 8% से। एक सिनेरियो ऐसा आएगा कि ईयर 1 से लेके 2 तक 8% से ग्रोथ हुआ, फिर 3 से लेके 9 तक 10% से ग्रोथ हुआ, फिर 9 से लेके 10 ईयर में 12% से ग्रोथ हुआ, फिर 10 ईयर के बाद कांस्टेंट हो गया 15%। तो ये वाले सिनेरियो में आप क्या करते हो, ईयर 1 और 2 में 8% का ग्रोथ रेट लेके डिविडेंड D1 D2 फाइंड आउट करोगे, फिर जब D3 में आओगे ना तो D2 के अंदर 1 प्लस जब G करोगे आप, तो आप ये 10% लोगे G की जगह, ठीक है, पूरा 10% तक लेते चलोगे। फिर 9 से 10 में क्या करोगे, जब 9th ईयर में आओगे तो जो आपका D9 आ रहा होगा, सॉरी जो D8 आ रहा होगा, D8, उस D8 के अंदर 1 प्लस G, तो यहाँ पे आ जाएगा 12% जो भी ग्रोथ रेट था। तो यहाँ पे मल्टी स्टेज में बेसिकली यही होता है कि जिस ईयर में जो ग्रोथ दिया हुआ है वही ग्रोथ रेट डिविडेंड में एडजस्ट करो, और ऐसे करते करते बहुत सारे डिविडेंड कैलकुलेट करो, फिर एंड में जब प्राइस कांस्टेंट हो जाए तो उस ईयर का प्राइस निकाल लेना, फिर सबको प्रेजेंट वैल्यू में ला देना। हालांकि ये टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन शायद इंटर में इतना नहीं है, फाइनल में है, बट अगर आया तो जैसे मैंने समझाया वैसे ही करना है कि ईयर 1 में जो ग्रोथ रेट है वही लेके D1 निकालना, फिर ईयर 2 का ग्रोथ रेट लेने के लिए D1 और ग्रोथ रेट ईयर 2 का ले लेना, फिर 3 में जाना है तो D2 लेना, ग्रोथ रेट ईयर 3 का लेना, फिर D4 निकालना है तो D3 लेना डिविडेंड एट द ईयर 3 और ग्रोथ रेट ईयर 4 का लेना। ऐसे करके आपको अलग अलग डिविडेंड निकालने पड़ेंगे, ठीक है। यस, चलो, एंड डिफरेंट ग्रोथ रेट एज पर फेज, लाइक ग्रोथ, अगर ग्रोथ है, हाई ग्रोथ है, स्लोअर है, या फिर लास्टली सस्टेनेबल ग्रोथ है, तो ऐसे अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करोगे आपका हो जाएगा। चलो, गॉर्डन मॉडल के कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं। जो भी DDM होता है वो यूजुअली इंटेंसिव मॉडल होता है, इसमें हॉरिस्टिक लिखा है मॉडल। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। ये DDM डिपेंड्स होता है प्रोजेक्शन के अकाउंट, प्रोजेक्शन के ऊपर कितना ग्रोथ होगा, कितना फ्यूचर का कैपिटलाइजेशन रेट होगा, and which is difficult to calculate accurately. Yes, and true intrinsic value of stock is difficult to determine realistically. आप realistically नहीं बता सकते कि आज से कुछ टाइम लेटर ऑन इस शेयर की प्राइस कितनी होने वाली है, ठीक है। या चलो आगे बढ़ते हैं। सर्टन नोट ऑन ग्रोथ मॉडल, गॉर्डन मॉडल। अगर आपको P0 निकालना है तो आप D1 अपॉन R माइनस G कर देना, R और G डेसिमल में लिखना, और अगर आपको P1 निकालना है तो P1 निकालने के लिए D2 डिविडेंड इन द ईयर 2 डिवाइड बाय R माइनस G करना, ठीक है। ग्रोथ रेट इज ऑल्सो रिफर्ड एज कैपिटल एप्रिसिएशन और कैपिटल यील्ड। तो कभी कभी एग्जाम में अगर कैपिटल एप्रिसिएशन आ गया या फिर कैपिटल यील्ड आया तो समझ जाना वो ग्रोथ रेट की बात कर रहा है। अगर आपको डिविडेंड यील्ड निकालना है तो डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए आप D1 अपॉन P0 करो, ठीक है, D1 अपॉन P0। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपको डिविडेंड यील्ड, इसका मतलब क्या होता है कि आपने 100 रुपीज डाला, ठीक है, और आप ईयर 1 में 5 रुपए का अर्निंग कर रहे हो, तो आप बोलोगे 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई, तो पूरा सॉल्व करोगे 0.05 और द 5%, क्या 5% का आपका यील्ड। डिविडेंड यील्ड मतलब प्राइस से कंपेयर करते हैं, ठीक है। जब भी लिखे रहेगा डिविडेंड यील्ड मतलब उस ईयर 0 में उसकी प्राइस क्या था उससे आप कंपेयर करते आपको डिविडेंड कितना मिल रहा है। इसके बारे में पूरा अच्छे से आपको रेशियो एनालिसिस में बताया गया, ठीक है। एंड सर्टेन क्वेश्चन स्पेसिफिक नोटिंग। अब हम लोग कुछ ना क्वेश्चन स्पेसिफिक नोटिंग करेंगे, ठीक है। ना व्हाट इज क्वेश्चन स्पेसिफिक नोटिंग। जब मैं कंसेप्ट नोट्स बना रहा था, ठीक है, एक होता है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन के पहले का नोटिंग था, ठीक है, तो वो सारे एडजस्टमेंट सारे डाल दिए, जो भी क्वेश्चंस थे, कंसेप्ट थे, वो सारे के सारे यहाँ पे मैंने डाल दिए।
फिर मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें से भी मुझे कुछ करेक्ट्स नहीं निकले, तो मैं उसको भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ, सो दैट आपका क्या होगा, मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन है वो सफिशिएंटली सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, मेरा मेन पर्पस यही है कि मॉड्यूल तो नहीं छूटना चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर के पास मॉड्यूल ज्यादा है, वो पेपर एग्जामिनर मॉड्यूल को ही देख के बनाता है। कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, बट मॉड्यूल के ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके ये कंसेप्ट नोट से सॉल्व होने ही चाहिए। ठीक है, तो देखो कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक नोटिंग है। अगर आपको बोला जाए पी रेशियो निकालना, तो पी रेशियो कैसे निकलता है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। याद रखना, पी मतलब प्राइस, ई बोले तो अर्निंग, तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, एंड इसको हम लोग पी डिवाइड बाय ई भी लिखते हैं। या फिर अगर आपको के ई निकालना है तो के ई निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में पी दिया है, अगर आपको के ई निकालना है तो के इज इक्वल टू 1/ke करना, 1/p करना, आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल जाएगा। अगर आपको पी निकालना है तो आप 1/ke करोगे तो आपको पी मिल जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोला है रेट ऑफ रिटर्न निकालो, तो वो निकालने के लिए अर्निंग ऊपर रखेंगे, जितना भी पैसा डाला वो नीचे मल्टीप्लाई बाय 100। देन अर्निंग पर शेयर निकालना है तो अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर देंगे। फिर पी रेशियो एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट व्हेन के इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न। तो देखो पी रेशियो कितना होना चाहिए। ठीक है, अब डिविडेंड पॉलिसी के लोग बता रहे हैं, अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न जो आप कमा रहे हो और जो इक्विटी वालों को दे रहे हो, अगर वो दोनों इक्वल ही है तो डिविडेंड कितना भी दो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये बोल रहा है पी रेशियो एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट व्हेन के इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सॉल्व करोगे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन में बोला है पेड डिविडेंड या डिविडेंड वाज पेड या करंट डिविडेंड, तो इस तीनों का मतलब D0 ही होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोला एक्सपेक्टेड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड या डिविडेंड एट एंड, तो इसका मतलब होता है D1। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, D0 दिया है कि D1 दिया है। अगर D0 देगा तो आपको 1 + G करके D1 पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ग्रोथ ऐड करके आपको जाना पड़ेगा D1 के एंड में। लॉन्ग टर्म अर्निंग ग्रोथ रेट इज इक्वल टू मींस ग्रोथ रेट और G। तो अगर लॉन्ग टर्म अर्निंग ग्रोथ रेट बोला या फिर ग्रोथ रेट बोला, इसका मतलब G होता है। ठीक है, इफ क्वेश्चन से कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न, तो आप रेट ऑफ रिटर्न के इस तरह भी निकाल सकते हो, D1/P0 + G। याद रखना ये G डेसिमल में लिखना, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि बहुत लोग गलतियां यहीं पे कर लेते हैं, इसको डेसिमल में लिखना। 1 मिनट। चलो उसके बाद इफ द क्वेश्चन सेज, अगर आपको क्वेश्चन कहता है क्या, if question says company will expected to earn dash percentage of retain earning and retain dash percentage of earning, can G and K will share। मतलब बोल रहा है अगर कंपनी इतना एक्सपेक्ट कर रही है, इतना अर्न करना है और कंपनी इतना रिटेन कर लेगी रिटेन अर्निंग में से, तो क्या ग्रोथ और इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज होगा? यस ऑफ कोर्स चेंज होगा, क्योंकि अगर हम लोग अर्निंग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में आपको वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको नया ग्रोथ। वो कैसे आएगा? B/R। B/R कैसे? एंड न्यू डिविडेंड पे आउट रेशियो। सबसे पहले आप ये कैलकुलेट करना, नया ग्रोथ रेट, B/R और न्यू डिविडेंड पे आउट रेशियो। फिर स्टेप नंबर 2 में आप क्या करना, जो भी ओल्ड रिटेंशन रेशियो होगा, अज्यूम R इज द सेम इन प्रीवियस अर्निंग, वह कैसे निकलेगा आपको, आप ओल्ड रिटेंशन रेशियो ले लेना। ठीक है, और G इज इक्वल टू B/R करना, और यहाँ पे जो R है आपको सेम रखना पड़ेगा जैसा पहले वाले में था। तो B तो आपको पता चल गया, R आपको यहाँ से मिल गया, तो आपको न्यू ग्रोथ रेट मिल जाएगा यहाँ से। स्टेप नंबर 3 में फाइंड आउट करना ओल्ड डिविडेंड पे आउट, कि पहले कितना डिविडेंड पे आउट किया था। तो वो निकालने के लिए जो भी आपका डिविडेंड अमाउंट होगा डिवाइड बाय डिविडेंड पे आउट एंड द ओल्ड अर्निंग। स्टेप नंबर 3 में आपको ओल्ड डिविडेंड पे आउट निकालना है और ओल्ड अर्निंग निकालना है। ओल्ड डिविडेंड पे आउट निकालने के लिए 1 - 3 करना तो मिल जाएगा, और ओल्ड अर्निंग निकालने के लिए आप क्या कर देना, डिविडेंड जो भी आप अमाउंट ले रहे हो डिवाइड बाय डिविडेंड पे आउट, तो आपको मिल जाएगा आपकी ओल्ड अर्निंग कितनी थी। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 4 में आप न्यू डिविडेंड पेमेंट निकालना। वो कैसे निकालोगे, जो भी आपकी ओल्ड अर्निंग होगी उसको मल्टीप्लाई कर देना न्यू डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो आपको मिल जाएगा नया डिविडेंड कितना पे किया। एंड स्टेप नंबर 5 में के इज इक्वल टू न्यू डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस प्लस न्यू ग्रोथ रेट इन डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करोगे, ये स्टेप्स लगा के आपका आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्केट प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर एंड वैल्यूएशन बाय यूजिंग MM अप्रोच, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर इसके बारे में बात की गई है। All dividend reinvested into shares, calculate number of share after reinvest। अब समटाइम क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि जितने भी आपको डिविडेंड मिल रहे हैं ना, आप वापस से उसको री इन्वेस्ट कर दे रहे हो कंपनीज के अंदर ही। तो जितना भी, एक फॉर एग्जांपल मैं इंसान हूँ, ठीक है, मुझे 10 रुपए का डिविडेंड मिला, मैंने फिर से उसी कंपनी के शेयर खरीदे, फिर मुझे मिला, फिर से मैंने उसी कंपनी के शेयर खरीदे, तो बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर होंगे? तो एकदम सिंपल है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आप कैलकुलेट करना है एक्स डिविडेंड का मार्केट प्राइस। एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस क्या है, वो डिविडेंड एक्सक्लूड करके कितनी मार्केट प्राइस है, तो वो कैसे निकलेगी, जो भी मार्केट में प्राइस चल रही है वो लिखना माइनस डिविडेंड प्राइस, तो जो भी आपका डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, माइनस डिविडेंड कर देना,
डिविडेंड प्राइस नहीं लिखना, डायरेक्ट माइनस डिविडेंड, जो भी डिविडेंड होगा क्वेश्चन में दिया होगा। अज्यूमिंग मार्केट प्राइस जो है कम डिविडेंड, जो भी क्वेश्चन का मार्केट प्राइस दिया होगा यू हैव टू अज्यूम कि वो कम डिविडेंड प्राइस, ठीक है। देन स्टेप नंबर 2 में पढ़ते हैं, फिर आप कैलकुलेट करना टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड। क्या कैलकुलेट करना कि कितना मेरे को अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलने वाला है। वो कैसे मिलेगा, जो भी आपका डिविडेंड पर शेयर था उसको मल्टीप्लाई करना नंबर ऑफ इक्विटी में, यहाँ पे लिख देना डिविडेंड पर शेयर, तो आपको मिल जाएगा कि कितना मुझे टोटल डिविडेंड मिलने वाला है, ठीक है। हियर देन यू विल गेट हाउ मच डिविडेंड यू विल गेट। करंटली होल्डिंग, करंट होल्डिंग जो भी आप कर रहे हो, याद रखना है जो आप करंटली होल्ड कर रहे हो, ठीक है, उसे आप मल्टीप्लाई करो। फिर स्टेप नंबर 3 में न्यू नंबर ऑफ शेयर आफ्टर रीइन्वेस्टमेंट, कि आपके पास न्यू नंबर ऑफ शेयर कितने बचेंगे, तो आप कैसे निकालोगे। स्टेप 2 डिवाइड बाय स्टेप 1, जो भी आपको टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है उतना आप इन्वेस्ट करोगे, डिवाइड कर देना एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस, कि डिविडेंड का प्राइस निकालने के बाद नंबर ऑफ शेयर, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे न्यू नंबर ऑफ शेयर री इन्वेस्ट करने के बाद। फिर स्टेप नंबर 4 में दोनों को ऐड कर देना, ओल्ड शेयर प्लस न्यू शेयर, देन यू विल गेट, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करो, हो जाएगा, ठीक है। इट इज नथिंग बट जस्ट इन स्मॉल थिंग। अगर आपको डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो रहा है आप कर लो, कोई बात नहीं चलेगा। मैंने जस्ट थोड़ी चीजें सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ऐसे लिखी। अगेन इसको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, इसको समझ के करना है, पहले बता रहा हूँ। रटना मारने के चक्कर में मत जाना, क्योंकि एग्जाम में 1 से 2 इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे गया पूरा गलत हो जाएगा। तो इसको आप समझो कि कैसे क्या फ्लो चल रहा है, आपका आंसर इजीली सॉल्व हो जाए। इसलिए मैं क्या करता हूँ, चीजों को थोड़े स्टेप्स में तोड़ के दे देता हूँ बस, ठीक है। अब आगे देखो, इफ कंपनी रीपर्चेस सम ऑफ इट्स शेयर एट अ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, व्हाट इज द बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर रीपर्चेस। तो वो बोल रहा है कंपनी ने क्या किया, उसके खुद के शेयर करंट मार्केट प्राइस में खरीद लिए, तो बताओ कि रीपर्चेस करने के बाद उसका वैल्यू ऑफ शेयर कितना होगा, बुक वैल्यू पर शेयर कितना हो जाएगा। अगर वो बाय बैक कर रहा है तो उस केस में आप क्या करना, सबसे पहले कैलकुलेट करना करंट मार्केट प्राइस। वो करने के लिए आप लेना अर्निंग पर शेयर, उसको मल्टीप्लाई करना पी रेशियो से, तो आपको मिल जाएगा करंट मार्केट प्राइस। फिर स्टेप नंबर 2 में बुक वैल्यू ऑफ कंपनी निकालना बिफोर रीपर्चेस, तो वो कैसे मिलेगा, बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, आपको मिल जाएगा बुक वैल्यू ऑफ अमाउंट कितना था। फिर आप निकालोगे रीपर्चेस कितना किया, तो जो भी करंट मार्केट प्राइस आ रहा है उस पे आप रीपर्चेस करोगे। सो करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर रीपर्चेस, क्वेश्चन में दिया होगा कितना नंबर ऑफ शेयर रीपर्चेस करो। फिर वो आने के बाद आप माइनस कर देना बुक वैल्यू आफ्टर रीपर्चेस, क्योंकि कितना पैसा देना पड़ेगा ना रीपर्चेस करने के लिए। तो स्टेप 2 माइनस स्टेप 1 करना कि इतना बुक वैल्यू थी उसमें से इतना रीपर्चेस कर लिया, तो बैलेंस बच गया। बैलेंस बचने के बाद स्टेप नंबर 5 नंबर ऑफ शेयर सॉरी बुक वैल्यू आफ्टर रीपर्चेस निकालना है सबसे पहले, कि बुक वैल्यू कितना बचा रीपर्चेस के बाद। फिर आप निकालोगे नंबर ऑफ शेयर आफ्टर रीपर्चेस, कि नंबर ऑफ शेयर कितने बचे, तो एग्जिस्टिंग शेयर्स में से रीपर्चेस शेयर माइनस करना, एंड लास्ट में दिस डिवाइड बाय दिस कर देना। स्टेप 4 डिवाइड बाय स्टेप नंबर 5, ठीक है। सो बुक वैल्यू आफ्टर रीपर्चेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर आफ्टर रीपर्चेस, दिस इज डन विद योर क्वेश्चन नंबर 9। आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। पास पेपर पैटर्न की कुछ चीजें, अगर आप May 24 देखोगे तो डीडीएम के ऊपर क्वेश्चन है जहाँ पे आपको इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करना है। सितंबर 24 में क्वेश्चन नहीं आया था, यानी एमसीक्यू में आया होगा। Jan 24 में डिविडेंड डिसीजन का क्वेश्चन है, इक्विटी प्राइस एज पर वॉल्टर मॉडल निकालना है। और May 25 में नाइस क्वेश्चन है, न्यू टाइप गॉर्डन मॉडल, अच्छा क्वेश्चन। अब हम कुछ एक्स्ट्रा नोट्स करने जा रहे हैं जिसके ऊपर ये लिंटर मॉडल करके जाना, ठीक है। लिंटर मॉडल छोड़ना मत, लिंटर मॉडल के अंदर ही एक चीज है। अच्छा, मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया लगता है, बट मैं अभी आपको कवर करा दूंगा, वो एक मॉड्यूल से कवर करा दूंगा, डोंट वरी। कुछ एक्स्ट्रा नोट्स है, इस चीज को भी इग्नोर मत करना, एंड में इसका मतलब ये नहीं इसको छोड़ के जाना है, देख लो, ठीक है। लिंटर भी एक इंसान थे जिन्होंने अपना मॉडल दिया था, तो इनके 2 मॉडल है, वो दोनों मॉडल मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला और है जिसको मैं मॉड्यूल से दिखा दूंगा। अंडर दिस द करंट ईयर डिविडेंड इज डिपेंडेंट ऑन द करंट ईयर अर्निंग एंड द लास्ट ईयर डिविडेंड। ये क्या बोलते हैं, जो भी करंट ईयर का डिविडेंड है ना, वो मेरे करंट ईयर के अर्निंग और लास्ट ईयर के डिविडेंड पे डिपेंड होता है। तो ये बोलते हैं जो भी मेरा D1 होगा वो क्या आएगा, D1 इज इक्वल टू वट एवर इज योर D0 प्लस कर देना अर्निंग जो भी आप कमा रहे हो EPS मल्टीप्लाई बाय टारगेट पे आउट, कितना आप पे करने वाले हो। तो पैसा जो बच गया टारगेट पे आउट पे कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, कितना आपने पे कर दिया, उसमें से D1 माइनस कर देना पिछले साल का डिविडेंड। देखो अर्निंग मल्टीप्लाई बाय टारगेट पे आउट, तो आपको यहाँ से ना D1 मिल जाएगा। इनडायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा कि कितना आपने पे किया। व्हाट इट फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए कमाया, आपका टारगेट पे आउट था 50%, तो 50 रुपीज आपने पे किया, उसमें से D1 माइनस कर देना, ठीक है। D0 माइनस कर देना। फॉर एग्जांपल आपने D0 10 रुपीज किया तो 50 माइनस 10 करके यहाँ पे कितना आंसर जाएगा 40। इस 40 को एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। ये AF क्या होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट फैक्टर।
और फिर D0 में प्लस कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, D1 मिल जाएगा। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है, याद करके अच्छे से देख लेना, पहले ईपीएस फिर मल्टीप्लाई बाय टारगेट पे आउट, उसमें से माइनस करना D0 और फिर मल्टीप्लाई बाय एफ, पहले इसको फिर से मल्टीप्लाई फिर बाद में ऐड। D1 बोले तो डिविडेंड एट द ईयर 01, D0 मतलब ईयर 0 का डिविडेंड, लास्ट ईयर का डिविडेंड, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, एएफ मतलब एडजस्टमेंट फैक्टर और स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट। अब कुछ चीजें हैं वो देख लेते हैं। फॉर्म ऑफ डिविडेंड, आप डिविडेंड कैसे दे सकते हो, देयर आर 3 फॉर्म्स। पहला तो आप कैश डिविडेंड दे दो जैसे आप नॉर्मली देते हो वैसे, दूसरा शेयर रीपर्चेस कर लो, क्या करना है, शेयर्स को रीपर्चेस कर लो, या फिर आप स्टॉक डिविडेंड दे दो। स्टॉक डिविडेंड का दूसरा नाम होता है बोनस शेयर्स। 1 मिनट, ठीक है। तो डिविडेंड आप कैसे दे सकते हो, या तो कैश में दे दो, या तो शेयर को रीपर्चेस कर लो, या तो आप स्टॉक डिविडेंड दे दो। स्टॉक डिविडेंड मतलब बोनस शेयर्स दे दो, ठीक है, या तो आप स्टॉक डिविडेंड एज अ बोनस शेयर दे दो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स इन द लिeu ऑफ कैश डिविडेंड, बोनस शेयर। देन आगे क्या बोल रहा है, डिविडेंड पॉलिसी जो भी फर्म की होती है, इट इज गवर्न्ड बाय लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पॉलिसी, दो चीजों को ये गवर्न करती है। देन डिविडेंड डिसीजंस के कुछ डिटरमिनेंट्स होते हैं, यानी फैक्टर्स होते हैं कि आप डिविडेंड कब दे पाओगे। डिविडेंड डिसीजन लेने के लिए आपको क्या क्या चीजें देखनी है, पहला अवेलेबिलिटी ऑफ फंड देख लेना, फंड अवेलेबल है कि नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल देख लेना, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, स्टॉक की प्राइस क्या है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है क्या कुछ हाथ में, तो फिर हम नहीं देते डिविडेंड वैसा। ट्रेंड्स ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में ट्रेंड देख लेना, एक्सपेक्टेशन देख लेना शेयर होल्डर्स की क्या है, लीगल कंस्ट्रेंट्स, लीगल कॉन्स्टेंट्स देख लेना, इसका मतलब होता है क्या कुछ लीगली अलाउड है कि नहीं अलाउड है डिविडेंड देना, वो वाली चीजें देख लेना। कंस्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है कुछ प्रॉब्लम है क्या, वैसा वाली चीज। एंड टैक्सेशन स्कीम देख लेना, ठीक है। उसके बाद देयर इज सम प्रैक्टिकल कंसिडरेशन इन डिविडेंड पॉलिसी, तो आप देख लोगे फाइनेंशियल नीड्स क्या है कंपनी की, वो चेक करो। फिर डिविडेंड पे करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या, कंस्ट्रेंट्स मतलब कुछ लिमिटेशन है क्या, लीगल टाइप, लीगल एंगल में, लिक्विडिटी एंगल में। फिर एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट, वो चेक करना, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कुछ है क्या, ये चीजें आपको देखनी है। पे आउट पॉलिसीज में आप क्या चेक करोगे, कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी बनानी है, फिर स्टेबल बनानी है, सेम या फिर ऐसा करके, ठीक है। अब स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है एक शेयर के बदले में मेनी चीजें देना, वन स्प्लिट, वन शेयर इनटू मेनी। जैसे मैंने बोला 1:10, मतलब क्या होता है एक के बदले 10 शेयर देना, उसको बोलते हैं स्टॉक स्प्लिट करना। तो स्टॉक स्प्लिट यूजुअली लोग क्यों करते हैं, स्टॉक स्प्लिट मींस वन शेयर इनटू मेनी। जनरली इट्स डन फॉर डिक्रीजिंग, जनरली इट्स डन फॉर डिक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीजिंग, जनरली इट्स डन फॉर डिक्रीजिंग मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एंड टू कैटर लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स मेरे पास आ सके और हम उनको शेयर बेच सके इसमें। फॉर एग्जांपल किसी की प्राइस, अगर शेयर की प्राइस 1000 है, ठीक है, उसने 1:10 का स्टॉक स्प्लिट कर दिया, मतलब एक शेयर के बदले 10 शेयर हो जाएगा। तो ये जो 1000 की प्राइस थी, ये भी डिवाइड बाय 10 होके कितनी हो जाती है, 100, यानी अब प्राइस कितनी हो गई मार्केट में इसकी, 100 हो गई, 100। तो जो 100 की प्राइस है, अब आप 100 की प्राइस सामने वाला आएगा खरीद के लेके जाएगा, ठीक है। अब कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो एडवांटेज क्या है स्टॉक स्प्लिट के, शेयर अफोर्डेबल ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स, जो भी शेयर है स्मॉल इन्वेस्टर्स को अफोर्डेबल होते हैं। नंबर ऑफ शेयर में इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर होल्डर, हेंस पोटेंशियल इन्वेस्टर में इंक्रीज। डिसएडवांटेज क्या होता है, एडिशनल एक्सपेंडिचर नीड टू इनकर एंड लो शेयर प्राइस में अट्रैक्ट स्पेकुलेटर और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। अब शेयर बायबैक क्या होता है, इसके बारे में आप पूरा अपने अकाउंट्स में पढ़ते हो बायबैक के बारे में। इसका मतलब होता है कंपनी क्या करती है, खुद के शेयर बायबैक करती है मार्केट से, और या तो उसको कैंसिल कर देगी, कैंसिल करने से क्या होता है उसके जो भी आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। पढ़ लेता हूँ। इट मींस बाइंग और रीपर्चेस ओन शेयर्स बाय कंपनी रिजल्टिंग इनटू डिक्रीज इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी में डिक्रीज हो जाएगा। एंड शेयर्स बायबैक आर कैंसिल लीडिंग रिडक्शन इन आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स, तो उससे क्या होगा, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स भी कम हो जाएगा। एक लास्ट चीज और बचा है, ठीक है, एक लास्ट चीज और है, ये वाला फॉर्मूला समटाइम एग्जाम में ना आपको क्या है ना, एक मल्टीप्लायर का वैल्यू दे देंगे, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में आपको एक मल्टीप्लायर का वैल्यू दे देंगे एंड आपको डिविडेंड दे देंगे, अर्निंग दे देंगे, बोलेंगे प्राइस कैलकुलेट करके बताओ। तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज P इज इक्वल टू M ले लेना, ब्रैकेट ओपन करना, जो भी डिविडेंड पे कर रहे हैं वो लिखना, प्लस E टू द पावर 3, ठीक है। ये पूरा सॉल्व करके आप उसको प्राइस निकाल के दे देना। तो ये एक लास्ट चीज थी इस डिविडेंड के अंदर जो मैंने कवर कर दी। एंड आई होप आपको ये रिवीजन वीडियो समझ में आया हो। समझ में आया तो प्लीज शेयर करो, और जो भी आपका फीडबैक है ना प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखो और मुझ तक पहुंचाओ। और अगर आपको कोई और क्वेश्चंस या फिर किसी और चीज पे रिवीजन वीडियो चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे रीच करो, CA कृष्णा गुप्ता 1 लिखना, ठीक है, @CA कृष्णा गुप्ता 1 लिखना एंड मुझे मैसेज करना
and I'll make video on that. All the best for your exam and just give your best. तब तक के लिए sayonara, फिर मिलेंगे दोबारा, पिक्चर अभी बाकी है.